हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू 16 सेशन ऑफ BIM 316 कंस्ट्रक्शन क्लाउड। आज के सेशन का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिया है सस्टेनेबिलिटी इन कंस्ट्रक्शन। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है कंस्ट्रक्शन में? तो उसका मतलब ये होता है कि कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस और प्रोसेस यूज करना होता है जो एनवायरनमेंट को कम हार्म करे, रिसोर्स का प्रॉपर और इफिशिएंट यूज उसमें हो और प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म में एक सोशल और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल रहे। ओके, सो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने से कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, नेचुरल रिसोर्सेस उसमें सेव होते हैं और हेल्दी लिविंग और वर्किंग इन्वायरमेंट भी वहाँ पे क्रिएट होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स जो होते हैं जैसे उसमें पोल्यूशन होता है, वेस्ट होता है, एनर्जी ओवर यूज होता है, तो इसका एक मेजर कंट्रीब्यूटर होता है ये। इसलिए मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में सस्टेनेबिलिटी क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट फोकस यहाँ पे बन गया है। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, जैसे फर्स्ट उसमें होता है एनर्जी एफिशिएंसी होता है। तो एनर्जी एफिशिएंसी में क्या होता है कि कम एनर्जी इसमें यूज की जाती है। उसके बाद मटेरियल मैनेजमेंट होता है, तो एक इको फ्रेंडली मटेरियल का यूज करना होता है इसमें। उसके बाद वेस्ट रिडक्शन होता है, मतलब जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट होता है उसको कम करना होता है। और लाइफ साइकिल असेसमेंट होता है, मतलब बिल्डिंग के पूरे लाइफ साइकिल का इम्पैक्ट एनालाइज उसमें करना होता है। ओके, तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जैसे बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग ने एक सस्टेनेबिलिटी को डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन फेज में इंटीग्रेट करना इजी बना दिया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनर्जी एनालिसिस एंड सिमुलेशन। तो एनर्जी एनालिसिस और सिमुलेशन क्या होता है? ये एक सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। इसका यूज जो है, मतलब इनका यूज बिल्डिंग के एनर्जी परफॉर्मेंस को कंस्ट्रक्शन से पहले और बाद में एनालाइज और ऑप्टिमाइज करने के लिए इसका यूज होता है। तो बिल्डिंग अपनी पूरी लाइफ में एनर्जी कैसे कंज्यूम करेगी, ये सिमुलेट करके टीम एनर्जी कंजप्शन काम करने, ऑपरेशनल कॉस्ट रिड्यूस करने और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मिनिमाइज करने के लिए चांसेस वहां पे आइडेंटिफाई कर सकती है। उसके बाद उसका एक की दिए की एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी एनालिसिस एंड सिमुलेशन, जिसमें फर्स्ट आपको दिया एनर्जी मॉडलिंग। तो एनर्जी मॉडलिंग में क्या होता है, ये एक एडवांस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके बिल्डिंग की एनर्जी परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करता है। तो इसमें हीटिंग, कूलिंग, लाइटिंग और वेंटिलेशन सिस्टम का ऑपरेशन सिमुलेशन किया जाता है। तो इससे आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स डिजाइन स्टेज पर ही एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव भी कर सकते हैं। तो ऑटोडेस्क, रेविट या फिर एनर्जी प्लस जैसे टूल यूज करके उसमें डोर, क्लाइमेट और ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी उसमें एनालाइज करने में वो हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट उसमें दिया है सिमुलेशन ऑफ एनर्जी लोड्स। तो एनर्जी सिमुलेशन लोकल क्लाइमेट, बिल्डिंग ओरिएंटेशन, इंसुलेशन, विंडो टाइप और एचवीएसी सिस्टम इफिशिएंसी जैसे फैक्टर के बेसिस पर एनर्जी लोड वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे बिल्डिंग डिजाइन को एनर्जी इफिशिएंसी और कंफर्ट के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है। सिमुलेशन पैसिव सोलर डिजाइन और नेचुरल वेंटिलेशन जैसे कि एनर्जी इफिशिएंसी सॉल्यूशन सजेस्ट भी करती है वहां पे, जिससे मैकेनिकल सिस्टम्स पर डिपेंडेंसी कम हो। ठीक है, नेक्स्ट की एस्पेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन। तो रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन में क्या होता है कि सिमुलेशन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम जैसे कि सोलर पैनल होते हैं और विंड टर्बाइंस होते हैं, तो इनको भी मॉडल कर सकते हैं यहाँ पे। इससे ये चेक भी होता है कि रिन्यूएबल सोर्सेस बिल्डिंग के एनर्जी नीड्स में कितना कंट्रीब्यूशन वहां पे दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की एस्पेक्ट है एनर्जी यूज ऑप्टिमाइजेशन। तो जिसमें आपको दिया है कि डिजाइन फेज में जो एनर्जी एनालिसिस करके टीम बेस्ट मटेरियल, इक्विपमेंट और स्ट्रैटेजीज को वहां पे सिलेक्ट करते, जो कि एनर्जी कंजप्शन कम करते। तो गोल होता है मतलब गोल होता है पैसिव डिजाइन एलिमेंट जैसे कि हाई परफॉर्मेंस इंसुलेशन, प्रॉपर विंडो प्लेसमेंट और एफिशिएंट मैकेनिकल सिस्टम से ओवरऑल एनर्जी वहां पे रिड्यूस करना होता है। नेक्स्ट उसके बाद दिया है लीड एंड अदर सर्टिफिकेशन। तो लीड एंड अदर सर्टिफिकेशन में भी वही दिया है कि एनर्जी सिमुलेशन क्या यूज करके लीड,
ब्रीम और पैसिव हाउस जैसे कि ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन के लिए, कंप्लायंस के लिए ये सब किया जाता है। तो ये सर्टिफिकेशंस बिल्डिंग की एनर्जी एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी वेरीफाई करती है। उसके बाद नेक्स्ट उसके बेनिफिट्स दिए यहाँ पे। उसके बेनिफिट क्या होता है? फर्स्ट होता है कॉस्ट सेविंग, मतलब कम एनर्जी यूज करके यूज से लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल कॉस्ट भी वहां पे कम हो जाती है। उसके बाद सेकंड बेनिफिट दिया एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। इसमें एनर्जी यूज कम होने से क्या होता है, जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद ऑपरेशनल एफिशिएंसी दिया है। इसमें भी क्या होता है कि एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन से स्मूथ ऑपरेशंस और पावर ग्रिड पर वहां पे कम लोड पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक दिया है मटेरियल मैनेजमेंट एंड लाइफ साइकिल असेसमेंट। तो मटेरियल मैनेजमेंट और लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या है? बिल्डिंग मटेरियल के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को रिड्यूस करने और पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में रिसोर्स का इफिशिएंट यूज इंश्योर करने के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। तो मटेरियल सोर्सिंग से लेकर डिस्पोजल तक जो भी इम्पैक्ट होता है वो एनालाइज करके टीम मोर सस्टेनेबल मटेरियल वहां पे सिलेक्ट कर सकती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है की एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट एंड लाइफ साइकिल असेसमेंट। इसका फर्स्ट एस्पेक्ट आपको दिया है सस्टेनेबल मटेरियल सिलेक्शन। तो सस्टेनेबल मटेरियल का सिलेक्शन जो होता है वो बिल्डिंग का कार्बन फुटप्रिंट कम करता है, जैसे कि रिसाइकल स्टील, लो कार्बन कंक्रीट, बाम्बू, क्रॉस लैमिनेटेड टिम्पर और लोकल सोर्सेस मटेरियल होते, तो उसका यूज बढ़ रहा है। ठीक है। तो मटेरियल मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि मटेरियल प्रॉपरली सोर्स, डिलीवर और यूज हो, जिससे वेस्ट कम हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको दिया लाइफ साइकिल असेसमेंट। लाइफ साइकिल असेसमेंट में क्या दिया है कि किसी मटेरियल के पूरे लाइफ साइकिल का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है उसको इवेल्युएट करना होता है। रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्शन से लेके प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल, रिसाइकल तक इसका असेसमेंट होता है। तो इससे लॉन्ग टर्म में लो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वाले जो मटेरियल होते हैं वो वहां पे सिलेक्ट किए जाते हैं। और मेट्रिक जैसे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, रिसोर्स डिप्लेशन और वाटर यूज असिस्ट भी किए जाते हैं वहां पे। मेट्रिक जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, वही हमने अभी देखा। नेक्स्ट उसके बाद टूल्स होते हैं जैसे टैली, वन क्लिक और एथेना, ये सब चीजें उसमें यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट एस्पेक्ट है इम्बोडाइड कार्बन। इम्बोडाइड कार्बन का मतलब क्या होता है कि मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो टोटल कार्बन इमिशन होता है वो। तो लो कार्बन मटेरियल सिलेक्ट करके बिल्डिंग का कार्बन फुटप्रिंट ऑक्यूपेंसी से पहले ही रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है पे रिसाइकलिंग एंड रीयूज दिया है, मतलब कंक्रीट, वुड और स्टील जैसे जो मटेरियल होते हैं उनको रीयूज या फिर रिसाइकल किया जा सकता है। तो इससे वर्जिन मटेरियल की नीड भी कम होती है और लैंडफिल वेस्ट भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट दिया है सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी का कंसेप्ट जो है ये है कि बिल्डिंग्स को ऐसे डिजाइन किया जाए जहां पे मटेरियल इजीली डिसेंबल हो सके, रीयूज या फिर रिसाइकल हो सके। ठीक है। इससे रिसोर्स का मैक्सिमम यूज होता है और न्यू रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने की नीड भी उसमें कम होती है। उसके बाद बेनिफिट दिए उसके। ओके, फर्स्ट बेनिफिट है उसका रिड्यूस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बाय चूजिंग सस्टेनेबल मटेरियल। तो सस्टेनेबल मटेरियल सिलेक्ट करके हम वेस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देयर एनवायरमेंटल फुटप्रिंट उससे मैनेज हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दिया है कॉस्ट इफिशिएंसी। तो अगर हम ड्यूरेबल, लो मेंटेनेंस मटेरियल सिलेक्ट करते हैं तो इससे लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। ठीक है। एडिशनली रिड्यूसिंग मटेरियल वेस्ट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन कैन सेव मनी। तो इससे हम हमारी कॉस्ट इन शॉर्ट सेव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेनिफिट दिया कंप्लायंस विद सस्टेनेबल स्टैंडर्ड। तो इसमें मटेरियल मैनेजमेंट और लाइफ साइकिल दिए, जिसमें असेसमेंट हेल्प इंश्योर कंप्लायंस विद ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशंस लाइक लीड, ब्रीम और ग्रीन स्टार, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, वही इसमें दिया है। तो ये सब उसके बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उसमें दिया है वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? एक इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वर्ल्ड के एक लार्जेस्ट वेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट का एक फोकस होता है उसमें रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर।
उसके बाद उसके की एस्पेक्ट दिए, की एस्पेक्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें आपको फर्स्ट दिया है वेस्ट रिडक्शन। वेस्ट रिडक्शन डिजाइन से मतलब डिजाइन स्टेज से स्टार्ट होते, जैसे कि उसमें डिजाइनिंग फॉर डिकंस्ट्रक्शन होता है, मटेरियल यूज मिनिमाइज करना होता है, प्रॉपर मटेरियल साइजिंग होता है, मतलब डिजाइन टीम, कॉन्ट्रैक्टर और सप्लायर के बीच में एक प्रॉपर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से ओवर ऑर्डरिंग अवॉइड होती है। ठीक है, तो रिसोर्स इफिशिएंटली उसमें रीयूज भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट एस्पेक्ट है मटेरियल रीयूज। एग्जिस्टिंग मटेरियल या दूसरे प्रोजेक्ट से मटेरियल यूज करना वेस्ट कम करने का एक इफेक्टिव तरीका है। तो इसे ब्रिक्स, वुड और स्टील जैसे मटेरियल को साल्वेज करके रीयूज भी किया जा सकता है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन साइट पर एक सॉर्टिंग बीन्स यूज किया जाता है ताकि रीयूजेबल मटेरियल अलग किए जा सके और प्रॉपरली उसको ट्रैक किया जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का डैशबोर्ड शो हो रहा है, BIM 360 सस्टेनेबल डैशबोर्ड इन BIM 360, जिसमें आपको फर्स्ट यहाँ पे दिया है प्रोजेक्ट होम, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट और इशू, जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड डेटा है वो आपको यहाँ पे इससे शो होता है। जिसमें आपको फर्स्ट दिया है एनर्जी इफिशियंसी, तो वो जो है वो 87% हाई दिखा रहा है, मतलब बिल्डिंग कम एनर्जी यूज कर रही है वहां पे और परफॉर्मेंस भी उसका अच्छा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कार्बन का फुटप्रिंट शो हो रहा है, मतलब प्रोजेक्ट से कार्बन इमिशन कम हो रहे हैं और जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा भी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दिया वेस्ट डाइवर्जन। वेस्ट डाइवर्जन का टैब आपको दिख रहा है, जो 70% आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब 78% वेस्ट रिसाइकल किया गया है और लैंडफिल में कम वेस्ट किया गया है। वाटर यूजेस आपको यहाँ पे दिया है, कितना वाटर हमने यहाँ पे यूज किया है, प्रोजेक्ट ने काफी वाटर यहाँ पे सेव किया है। ठीक है, वाटर सेव्ड आपको यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद नीचे मतलब इस चार्ट का जो मीनिंग है वो क्या है कि एनर्जी यूसेज ग्राफ आपको दिख रहा है, टाइम के साथ एनर्जी यूज का रिकॉर्ड वहां पे आपको दिख रहा है। ओके, एनर्जी यूजेस ओवर टाइम, जो यहाँ पे टाइम वगैरह दिया उसके साथ एनर्जी का यूज जो है वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का चार्ट दिख रहा है, जिसमें कितना वेस्ट रिसाइकल हुआ है, रीयूज और लैंडफिल किया गया है, तो ये क्लियरली आपको यहाँ पे शो होता है। उसके बाद मटेरियल यूज दिया है, मटेरियल यूज पाई चार्ट दिया है, इसमें सस्टेनेबल मटेरियल का कितना यूज हुआ है वो बताता है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी चार्ट दिया है, जिसमें सोलर, विंड जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूज आपको यहाँ पे दिखाया जाता है, जैसे सोलर पावर, विंड एनर्जी, जियोथर्मल। ओके, तो 3D बिल्डिंग मॉडल दिखा है यहाँ पे, 3D ऑफ ग्रीन बिल्डिंग। तो ये जो राइट साइड का 3D ग्रीन बिल्डिंग मॉडल बताता है कि एक बिल्डिंग मतलब जो है इको फ्रेंडली है, जैसे कि उसमें सोलर पैनल्स दिए, ग्रीन एरियाज दिए कुछ, और एनर्जी सेविंग डिजाइन भी आपको यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो बॉटम इंडिकेटर्स में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे लाइफ साइकिल असेसमेंट दिख रहा है, जिसमें बिल्डिंग का पूरा जो लाइफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो वो यहाँ पे चेक किया जाता है। उसके बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे आपको दिखती है, जिसमें एयर क्वालिटी अच्छी है या नहीं वो आपको यहाँ पे शो होता है। उसके बाद लीड सर्टिफिकेशन यहाँ पे दिया है, मतलब बिल्डिंग ग्रीन स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है या फिर नहीं कर रही, वो भी आपको यहाँ पे शो होता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट ये जो डैशबोर्ड है ये आपको किस लिए यूज होता है कि इसमें आपको एनर्जी, वाटर और वेस्ट को कंट्रोल करने में होता है, प्रोजेक्ट को इको फ्रेंडली बनाने में होता है और ग्रीन सर्टिफिकेशन के लिए ये रेडी होने में करता है। ठीक है,